वो लोग मौजूद हैं जो बुजदार के जरिए फरागोगी के जरिए इस कौम के अरबों रुपए लूटते रहे, जिनको अब नोटिस गया है तो उनको घरेलू खातून कहा जा रहा है। उनकी पुष्पनाई तो चलें ठीक है, वो एहलिया हैं, बनती है कि उन्होंने जो भी चोरियां चकारियां डाके डाले हों, फैमिली मेंबर हैं तो उनके लिए आपने बंदोबस्त किया है, वकला का भी, आप उनके तहफ़्फ़ुज़ में भी खुल के सामने आए हैं। फरागोगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आपने इक़दाम किया, आपने कहा वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। बट ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक पार्टी का चेयरमैन, एक साबिक वज़ीर आज़म एक ऐसे मुजरिम को साथ बिठाए जिसने ये एतराफ़ किया कि उसने जाली दस्तावेज़ात बना के ना सिर्फ नौकरी हासिल की थी डार बरादरान के ज़रिए, बल्कि उसके साथ साथ उसने ठेकेदारों से कमीशन लेके भी डार साहिबान तक पहुंचाया था। ये वो जमात है जो कहती थी कि डेवलपमेंट फंड्स नहीं देने चाहिए एमएनएस एमपीएस को, उनका काम नहीं है, उनका काम कानून साजी है। ना सिर्फ डेवलपमेंट फंड दिए गए हैं, उन डेवलपमेंट फंड्स में बाकायदा 10%, 15%, 20% का जो एक कमीशन होता है वो लेके भी पहुंचाया गया है। और ये आप देखें कि वो बंदा जो कह रहा है कि कभी मुझे उल्टा लटकाया जाता था, कभी सीधा लटकाया जाता था। सीधा लटकाना क्या होता है? यानी स्क्रिप्ट भी ठीक नहीं था, किसी थर्ड ग्रेड मूवी का स्क्रिप्ट लगता है। अच्छा, और ये एक अजीब मंतक है कि वो सारी बात बता रहा है, उसे कह रहा है नहीं तुम वो कपड़े जो उतारे थे वो बताओ। अब ये इमरान खान साहब हर अपने पार्टी मेंबर के कपड़ों के हवाले से क्यों इतने ज्यादा शौकीन है कि ये बात लोगों को बताई जाए। वो नहीं बता रहा जिसके साथ हुई है, वो नहीं कह रहा कि मेरे कपड़े उतारे गए, नहीं तुम बताओ तुम्हारे कपड़े उतारे थे। कोई खुदा खौफी करें। अब आपने मुल्जिमान को, मुजरिमान को साथ बिठा के झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। और वो अच्छा देखें कि किस तरह एक विलन का मंजर पेश किया गया है कि जब एक बड़े साहब वहां पे आते थे तो आवाज लगती थी। अभी शुक्र है कि बिगल नहीं बचता था, अभी शुक्र है कि वहां पे बकायदा ऊंची आवाज में बाहर नारे नहीं लगाए जाते थे कि बड़े साहब आ रहे हैं, सीधे हो जाओ, खड़े हो जाओ। मतलब इस कौम से अब मजाक करना छोड़ दें। आपने पता नहीं किसने आपको ये थर्ड रेट किसी फिल्म का स्क्रिप्ट दे दिया पढ़ने के लिए कि जिसमें सीधा भी लटकाया जाता है, जिसमें कपड़े भी उतारे जाते हैं, जिसमें बड़े साहब की आमद का जो है वो बिगल भी बजाया जाता है। तो ये नौबत ये आ गई है कि आपने अपनी बेटी वाले केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, तोशा खाना में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, आपने फर्द जुर्म नहीं आयद होने दी। अब आपके पार्टी के मेंबरान जिन पे रिश्वत लेने, रिश्वत देने का इल्ज़ाम है, जिन पे जाली दस्तावेजात बना के नौकरियां बांटने का इल्ज़ाम है, उनके दफा के लिए आप नेशनल टेलीविजन पे आ गए हैं, अपने दाएं बाएं बिठा के पूरी कौम के सामने बेशर्मी के साथ उनका दफा कर रहे हैं। ये जो दौरे निज़ाम अदल की हम बात करते हैं और ये बात करते हैं कि इस मुल्क में दो निज़ाम अदल हैं, इमरान खान साहब के लिए कानून और है, बाकियों के लिए कानून और है। आप मुझे बता दें, मैं मिडिल क्लास का एक आदमी हूं, मुझे बता दें आपको या मुझे ये सहूलत मुयसर है कि लाहौर कैंट में, मेन कैंट के अंदर 2.5 करोड़ रुपया फी कनाल कोठी को मिल जाए या प्लॉट मिल जाए। 40 करोड़ का वो प्लॉट है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनको वो 10 करोड़ में मिलता है, उनके नाम रजिस्ट्री है, कागजात मौजूद हैं। पता नहीं आपके चैनल चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, मैं आपको दे जरूर देता हूं, अगर चल सके तो जरूर चलाइए। कि और ये ऐसे ही है कि ये प्लॉट आरिफ मलिक साहब ने खरीदना हो तो उससे एक दिन पहले अदनान शेख साहब ने खरीदा है। ये इसकी क्या नौबत आई कि एक दिन पहले कोई और खरीद रहा है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई पेमेंट अदा की गई है। देखिए, काजी फाजीसा की एहलिया को जब कटहरे में खड़ा किया था और वो आबदीदा हुई थी, उनको तो आपने पूरे एहतसाब के अमल से गुजारा। ये नहीं हो सकता कि काजी फैजीसा पे और कानून लागू हो और आप पे और कानून लागू, और आप कहें कि नहीं मैं अपनी सफाई चीफ जस्टिस को दूंगा। खानदानी जराए तमाम चैनल ने चलाए हैं। खानदानी जराए क्या होते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। खुल के सामने आए ना, आके सफाई पेश करें कि जी हम चीफ जस्टिस को चेंबर में अपनी सफाई देंगे। भाई आप क्यों चेंबर में सफाई देंगे? आपने सफाई देनी है, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दें। वो मियां दाऊद नामी एक वकील है, साफी भी रहा है, एक चैनल इधर होगा जिसमें वो कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा है, आप जानते हैं। आजाद मंश आदमी है, अपनी मर्जी से करता है, कई दफा हमें भी इख्तलाफ होता है सिर्फ जिस तरह की बातें करता है।
मगर उसने एक पिटिशन की है, आज उसने मजीद खतूत लिखे हैं काजी फायजीसा साहब को और बाकी जितने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं कि मैंने एक रेफरेंस दायर किया, इसकी समाअत होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। वो क्यों समाअत नहीं होती? और देखें, जब दो जज साहबान पे तहरीरी तौर पे हमने एतराज़ कर दिया, हमें एक तनकीद होती थी, आप जलसों में बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, तो आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? हमने तहरीरी एतराज़ जमा कराया है कि इनको बेंच पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गुलाम महमूद डोगर का केस था। उस केस में इलेक्शन का मामला कहां से आ गया? और जब इलेक्शन का मामला आया तो ये तो एक अनरिलेटेड मैटर है, और ये अनरिलेटेड मैटर है, आपने एक अपना जहन जो है वो डिस्क्लोज कर दिया कि हम इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला करना चाहते हैं। अब आपका बेंच में बैठने का क्या तुक है? और ये क्यों है कि एक जिद है कि ये दो बैठेंगे? भाई, अगर फुल कोर्ट आप बना दें, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। ये कानून का एक असूल है। मतलब ये दोहरा निज़ाम अदल ये होता है कि एक को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें और दूसरे को बेटी छुपाने पे भी ना निकालें, तो ये दोहरा निज़ाम अदल चल नहीं सकता। इस मुल्क के जितने मसाइल हैं, चाहे वो मुआशी मसाइल हों, वो बेरोज़गारी हो, वो गुर्बत हो, वो भूख हो, वो महंगाई हो, ये निज़ाम अदल की वजह से है कि नाइंसाफ़ी पे फैसले होते हैं, तरक्की के सफ़र को रोका जाता है, एक को लाडला डिक्लेयर किया जाता है और एक को कटहरे में खड़ा करके सजा दे दी जाती है। देखें, एजाजुल एहसन साहब अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके, बहुत दफ़ा कर चुके। मियाँ नवाज शरीफ की पनामा वाले बेंच में वो थे, पनामा के सुपरवाइजरी जज वो थे, नवाज शरीफ साहब को पार्टी हेड से हटाने के जज वो थे। तो हम अगर दरख्वास्त कर रहे हैं तो हम हक बजाने में कि मेहरबानी करें, लेना सुओ मोटो। ये उस्मान डार का जो एक बंदे का, उसके पीए का एक इकबाली बयान आया है, 50 लाख रुपए रिश्वत उस्मान डार और उसके भाइयों को दी है, ठेकेदारों से लेके, जो डेवलपमेंट फंड बुजदार साहब ने दिए थे उसमें से। अपनी नौकरी के लिए डार साहबान के कहने पे जाली दस्तावेजात बना के किसी गरीब का हक मारा है। इमरान खान साहब साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अमेरिका को कह दें कि अमेरिकी साजिश थी और 4 दिन बाद कह दें अमेरिकी साजिश नहीं थी। ये उनकी मर्जी है। इतनी झूठ, इतनी मुनाफकत, इतना फरेब, मकर, धोखा पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं देखा जितना ये एक शख्स कर रहा है। और ये आने वाली नस्लों को तबाह करना चाहता है। फखर से कहता है कि मेरे सपोर्टर ऐसे हैं, अपने बाप की नहीं सुनते। हमारा मुआशरा बड़ा एक मशरकी मुआशरा है। वालिदैन की ताबेदारी, फरमा बरदारी हमारे खून में होती है, हमें सिखाई जाती है, मजहबी तौर पे, कल्चरली हमें बताया जाता है। मगर ये एक ऐसा इंसान है कि जो नौजवान नस्ल को गुमराह भी कर रहा है, जो नौजवान नस्ल को कह रहा है कि वालिदैन की मत मानो, और झूठ पे झूठ बोलता है, मुनाफकत करता है और अदलिया को भी आंखें दिखाता है और कोई इससे बाज़पुरस नहीं करता। और ये देखें ना, हम बिल्कुल चाहते हैं आइन और कानून की पासदारी हो। आइन दोबारा लिखा गया जब पंजाब में हमारी हुकूमत खत्म हुई कि आप वोट अगर देंगे तो वो वोट गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि जुडिशरी एग्जेक्टिव का रोल भी अज्यूम करे, लेजिस्लेचर का रोल भी अज्यूम करे और कुछ लोगों को सहूलत दे और फिर ये तवक्को रखे कि उनके अहकामात माने जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तो ये बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि तहरीरी तौर पे पीडीएम की जमातें ये सदा कर चुकी हैं कि 2 जज साहबान बेंच से अलहदा हो जाएं, और फुल कोर्ट की भी सदा कर दी गई है कि फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। आईनी तशरीह का मामला है। जब वहां पे पार्टी हेड की डायरेक्शन का मामला आया था, मुनहरिफ अराकीन वाला, तो कहा गया कि जो मुनहरिफ अराकीन है वो पार्टी हेड की डायरेक्शन के पाबंद नहीं है, उसकी हिदायत के पाबंद नहीं है। पार्टी हेड तो डिक्टेटर बन जाएगा, वो तो पार्लिमानी पार्टी का फैसला है। आइन कह रहा है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन है, नहीं। उसकी तशरीह कर दी गई और वो पीटीआई को सूट करती थी, उनकी गवर्नमेंट बन गई पंजाब के अंदर। ये बार बार सहूलतकारी ये कैसे चलेगी? मुझे भी लोग कह रहे हैं जी आप बस कर दें, ना बोलें। मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं होऊंगा इस चीज से। मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, जबान ही है मेरे पास, अगर इसको भी ताला लगा दें फिर जीने का कोई हक नहीं हमें। किसी डर में रहें कि कोई ताकतवर आके अपनी मर्जी मुसल्लत कर देगा। जिसके दोनों बच्चे, आप लाहौर हाईकोर्ट जाके पूछें कि मुर्तजा नकवी और मुस्तफ़ा नकवी को
कोई जज इनकार करता है? 4 साल हुए हैं प्रैक्टिस को, करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस है, उनकी क्लाइंट्स की लिस्ट देखें आप कभी निकाल के। मैं बड़े दुखी दिल से यह बात कर रहा हूं। बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके बड़े बड़े इस मुल्क के जो ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे उस लिस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि वालिद जज है सुप्रीम कोर्ट का। और क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने अपने घर में जजशिप देखी है, 35 साल देखी है, मगर धक्के खाए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, स्ट्रगल की है, स्ट्रगल करके आके आज बैठे हैं। किसी को यह नहीं कहा कि जी मेरा दादा फलां था तो मुझे केस दे दें, मेरा दादा फलां था तो मुझे फलां कुर्सी पे बिठा दें। यह एक अजीब मंतक है कि बाकी वकीलों का क्या कसूर है कि उनके वालिद सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है। केसेस की लिस्ट निकालें आप, दफ्तर बनाया हुआ है आलीशान। तो ये ना करें। अगर काजी फायजीसा पे एक असूल और एक कानून और एक आइन लागू हुआ है, वो हर किसी पे होगा। तो इसलिए ये जो दोहरा निज़ाम अदल जिसमें इमरान खान को सहूलतकारी हासिल है और उसकी अब ये जुर्रत हो गई है इसी दोहरे निज़ाम अदल की वजह से कि वह मुजरिमों को बिठा के, रिश्वतखोरों को बिठा के, जालसाजों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और खिताब फरमाता है। ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि हमारी भी एक बर्दाश्त की लिमिट है और हम भी कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और उसके बाद सियासी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। बहुत बताइएगा कि आप 2 जजेस के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और साथ आप लोग ये भी कहते हैं कि तारिक रहीम को और फायजीसा को उस बेंच में शामिल किया जाए। ये प्रोग्रेटिव तो चीफ जस्टिस का है कि उन्होंने किसको शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना। 9 रुकनी बेंच है और आप लोग इलेक्शन से क्यों भागना चाहते हैं? जब एक 90 डेज की एक आइन के अंदर शिक है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस 2 जजेस को लेकर इलेक्शन को क्यों पीछे हटना चाह रहे हैं? ये इलेक्शन का मामला नहीं है। इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, जब मर्जी करा लें। हमारी एक बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा नहीं, इशू बेंच का इसलिए है कि 2 जज साहिबान एक केस का नोटिस लेते हैं। करप्ट तरीन आदमी जिसका नाम गुलाम महमूद डोगर है, लाहौर में जितने कब्जे कराए आप बेहतर जानते हैं। उसका माजी क्या है, 2012 में किस बेवा के प्लॉट पे कब्जा किया था, बेहतर जानते हैं। उसके लिए क्योंकि वो पीटीआई का हिमायत याफ्ता है, उसके लिए तो बेंच बैठ जाता है, सुनवाई करता है और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेता है और इलेक्शन की तारीख मांग लेता है। क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपके पास फाइनेंसिस है नहीं है? क्या प्लानिंग वालों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों का क्या स्टेटस है? क्या बाकी फैक्टर्स को नहीं देखना चाहिए? बेंच बनाना स्वाबदी जरूर होगी, बाकी मुल्कों में भी रिवाज है। 3 सीनियर मोस्ट जज जो है वो बेंचेस का फैसला करते हैं। देखें, ये जो बेंच फिक्सिंग की टर्म आई है, ये क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों की सहूलतकारी करते हैं, जिनका कोई बाज़पुरस नहीं होती, पूछा नहीं जाता। हम इतराज किसी बेसिस पे कर रहे हैं। एक ऑडियो आई है परवेज इलाही साहब के साथ, आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद खान भट्टी आपके घर बैठा है, आपके एहसासों के मामलात हैं। हम आपको नहीं समझते कि आप एक ईमानदार आदमी और आप इस ओहदे के अहल हैं। आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। हमने इसीलिए फुल कोर्ट का कहा है कि आइन की तशरीफ फुल कोर्ट करे ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे और इंसाफ होता नजर आए। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि जो जुडिशरी की एस्टैब्लिशमेंट है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ और उनके जो करीबी लोग हैं उनको सपोर्ट कर रही है, क्या ऐसा है? देखिए, बात यह है कि ये निज़ाम अदल की बात इसलिए हम करते हैं कि जब साकिब निसार साहब का दौर था तो नियाजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड पे कहा गया कि जी आपकी कंपनी है मगर आपके नाम कागज़ कोई नहीं है। आर्टिकल 62, 63 सिर्फ हम पे लगा, जहांगीर खान तरीन पे लगा, उसको क्लीन चिट दे दी गई। अब मुझे बता दें, आपकी अब्बास साहब या मेरी जमानत होती, हमें पूछा जाता कि अब्बास साहब और अताज साहब आप कब तशरीफ ला रहे हैं? 5 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, सुबह आ जाएं, शाम आ जाएं, दोपहर आ जाएं, रात आ जाएं। आपको और मुझे घर जाके पुलिस दीवारें फलांग के रेड इधर गिरेबान से पकड़ के वैन में डालती है अब्बास साहब। तो ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है कि जहां पे एक शख्स की जमानत के लिए उसको इतनी मोहलत दी जाती है। इधर फॉरेन फंडिंग की FIR में उसकी जमानत खारिज होने वाली है तो वहां पे एक तमाशा खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी नहीं, इसको गिरफ्तार ना करें। तो देखें, ये हमारी दफा बेल अनाउंस होकर कैंसिल हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, अब सब गवाह हैं। साल साल हमारी बेल नहीं सुनता था। बिलाल की दवाई LDA का एक अफसर अमेरिका से पढ़ के आया, शरीफ आदमी, मुल्क छोड़ के गया था अमेरिका पढ़ने, वापस आया, 1.5 साल अजमत सईद साहब ने उसकी बेल नहीं सुनी। आहा चीमा 3 साल कैद रहा। क्यों रहा?
क्योंकि ये बेल सुनने को कोई तैयार नहीं था और एक लाडले को घर बैठे बेल मिल जाती है। ये सहूलतकारी की इंतहा है। वो सलूक करें जो हमारे साथ किया था। क्यों नहीं करते? क्योंकि डरते हैं, क्योंकि फैमिली साथ हैं, क्योंकि वो हैंडसम है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आप पर कुछ पीटीआई के लोगों ने इल्जाम लगाया कि आप अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। आपका ताल्लुक उस खानदान से है जो अदलिया के लोगों को बैग ब्रीफ केस ले जाकर खरीदा करते थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इस पे सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे दादा जब इस दुनिया से गए तो एक जौहर टाउन का 1.5 कनाल का घर था। अपनी फौतगी से पहले वो अपने 4 बच्चों में 3 बेटों में और 1 बेटी में तकसीम कर गए। मुझे कोई पाकिस्तान का सियासतदान दिखा दें जिसका कोई असासा ना हो, जिसने अपनी सारी गाँव की ज़मीन लोगों के नाम वक्फ कर दी हो, जिसने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पर बना दिया हो। मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ, 3 लाख उसका किराया है। तो बात यह है, कोई सबूत देना किसको ब्रीफ केस दिया, किस बात के लिए दिया और उसका क्या सबूत है। बातें करना तो बड़ा आसान है कि जी तनकीद कर दो। रफीक तारड़ साहब ने 3 बेटे हैं, किसी को प्रैक्टिस नहीं करने दी वकालत। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होऊंगा 1995 में, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 1972 में वो जज बने थे और उन्होंने कहा कि मेरे नाम से आप फ़ायदा हासिल करेंगे, लोगों के ज़हन में आएगा जज के बच्चे हैं। तीसरी नस्ल में मैंने आके लॉ किया। तो हम तो इस तरह के लोग हैं। इस वक्त जितने हाई कोर्ट्स हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट है, सारों के असासे सामने रख दें और अगर रफीक तारड़ का असासा किसी ज़्यादा निकल आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और इन सारे जज साहबान से माफ़ी मांग लूंगा। अच्छा, ये बताएं तारड़ साहब, ये जो जस्टिस का आप जिक्र कर रहे हैं मोहसिन जज का, वो कह रहे हैं कि मेरे तमाम असासे हर चीज़ जो है FBR के अंदर रजिस्टर्ड है, और दूसरा ये कि जब तक उन पर कोई इल्जाम नहीं साबित होता आप किस तरह उनको कह सकते हैं बेंच से अलग हो गया। आपको 10 करोड़ का घर कैंट में मिल सकता है, आप अभी जाएं। आपको कोई देगा 4 कनाल का घर 10 करोड़ में? आपके नाम रजिस्ट्री कोई कराएगा? देखिए, दस्तावेजी सबूत है ना, मैं कोई हवाई बात तो नहीं कर रहा। वो 10 करोड़ का जवाब कौन देगा? कोई दे देना, बता दे कि जी ये 40 करोड़ का घर 10 करोड़ में हमने लिया है, हमारी मर्जी। हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमें कहा जी 30 करोड़ आपको माफ़ करते हैं। अल्लाह ऐसे दोस्त आपको और मुझे भी दे। पता नहीं, हमारे दोस्त ऐसे नहीं है कि जो 30-30 करोड़ के मेरे आयत दे दें। ये दस्तावेजी बात है ना। अगर आपके चैनल इतनी हिम्मत करते हैं तो मैं आपको भेजता हूँ, आप वो दस्तावेज चला दें। बात सीधी है, मैं कागजों पे बात कर रहा हूँ, हवाई बात तो कर नहीं रहा। बहुत शुक्रिया जी। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरा ख्याल है।